सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाज जहांगीर। आइंदा माह यानी मार्च में सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं और हुकूमत की जानिब से इंतखाबात खुफिया राय शुमारी के बजाय ओपन बैलेट के जरिए करवाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सियासी जमात का सरबरा या नुमाइंदा वोट देखने की दरखास्त दे सकेगा। सेनेट मेंबरान के इलेक्शन के बाद अगर किसी सियासी जमात का सरबरा इलेक्शन कमीशन से यह दरखास्त करे कि उन्हें अपनी पार्टी के किसी भी मेंबर का कास्ट किया हुआ वोट दिखाया जाए, तो इलेक्शन कमीशन पार्टी के सरबरा या उनके नामजद करदा फर्द को वो कास्ट किया गया वोट दिखाने का पाबंद होगा। इस ऑर्डिनेंस से पहले वफाकी हुकूमत ने 23 दिसंबर को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आईनी तरमीम के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के लिए हुकूमत को राय दी जाए। सदारती रेफरेंस आला अदलिया की राय से मशरूत किया गया था, जिसके मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट की राय इस हक में होगी तो कवानीन में तब्दीली के साथ ओपन वोटिंग कराई जाएगी। अपोजिशन जमातों और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस की मुखालफत करते हुए कहा था कि सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग के जरिए नहीं कराए जा सकते। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इस मामले पर आईनी तरमीम की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अभी ज़ेरे समात ही था कि हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत ना रखने के बावजूद आइन में तरमीम मुतारफ कराने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया और बिल पर बहस जारी थी कि कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सदर पाकिस्तान के अहकामात से मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होने के 2 दिन के अंदर ही हुकूमत सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेटिंग से करवाने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस ले आई। हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ को कानून साजी के लिए दोनों ऐवानों में सादा अक्सरियत भी इस वक्त हासिल नहीं है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 2.5 बरस में कानून साजी के बजाय हुकूमत ने कानूनी उमूर से निमटने के लिए मुत्तादिद बार सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया है और इस बार भी हुकूमत ने ऐसा ही किया है, जबकि पीडीएम हुकूमत की तरफ से ओपन बैलेट से मुतालिक बिल की मुखालफत कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि लगता है ऑर्डिनेंस मफरूजाती उसूल पर मबनी है। सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस के इजरा से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस में कोई तजाद है और अदालत रेफरेंस का जवाब नफी में देती है तो यह खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा। समाअत के दौरान सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा कि कोई भी सियासी जमात सेनेट में बदउन्वान लोगों की नुमाइंदगी की हामी नहीं है। सिंध हुकूमत के जरिए पीपल्स पार्टी यहां पर इस रेफरेंस में फरीक है, हुकूमत जमात से अलग नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ना हुकूमत सियासी जमात की तरफ से बात कर सकती है और ना सियासी जमात हुकूमत की तरफ से। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बड़ी अजीब बात है कि एडवोकेट जनरल सिंध पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं यहां पीटीआई की तरफ से नहीं बल्कि विफाक की नुमाइंदगी कर रहा हूं। वकील जेयूआई कामरान मुर्तजा ने अदालत में कहा कि हुकूमत ने सदारती रेफरेंस के हवाले से अदालती कार्रवाई का एहतराम नहीं किया। अदालत ओपन बैलेट के बारे में सदारती रेफरेंस सुन रही है और ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि सेनेट इलेक्शन शेड्यूल 11 फरवरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी होने से मसाइल हो सकते थे। यह ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय की रोशनी में रुबे अमल होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आपका मतलब है कि वोटिंग सीक्रेट होगी, लेकिन बैलेट की बवक्त जरूरत शनाख्त हो सकेगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फर्ज करें सुप्रीम कोर्ट राय नहीं देती तो 11 मार्च को सेनेट इलेक्शन सीक्रेट वोटिंग से होगा। जस्टिस उमर अता बदियाल ने कहा कि आर्टिकल 226 के तहत वजीर आजम और वुज़रा समेत दीगर इंतखाबात का तरीक़ाकार क्यों खुफिया रखा गया है। हमने अपने मुल्क में अच्छे सियासतदान भी देखे हैं, सब सियासतदानों को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। 1985 के आम इंतखाबात की मिसाल हमारे सामने है। 1985 के इंतखाबात गैर जमाती बुनियाद पर हुए। मोहम्मद खान जुनेजो ने हुकूमत बनाई और पैसे का
बेदरीग इस्तेमाल हुआ। पीडीएम ने इस वक्त ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। आज बिलावल भुट्टो ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बड़ा वाज़ेह रद्द-ए-अमल पीपल्स पार्टी का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वक्त सेनेट इंतखाबात में मैच फिक्सिंग कर रही है और सेनेट के इंतखाबात के अमल को इस ओपन बैलेटिंग के जरिए मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में निसार खोड़ो साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा में ज्वाइन करेंगे। तो अब रमेश कुमार साहब, ये ऑर्डिनेंस आप लेकर आ गए, जब कौमी असम्बली में इस आईनी तरमीम को मुतारफ़ करवा दिया गया था, फिर अचानक से वो इजलास को ख़त्म करना पड़ा। ये हुकूमत इतनी जल्दबाजी में फैसले क्यों कर रही है? पीडीएम को, अपोजिशन जमातों को इसमें एतमाद में क्यों नहीं लिया गया? सबसे बड़ा एतराज़ उन्हें यही है। हाँ, अरबाब जहांगीर, पहली चीज तो ये कि देखें, हमें सबको पता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमारे पास जो है वो अक्सरियत मौजूद नहीं है। मगर ये एक मुतालबा सिर्फ पीटीआई का नहीं है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये चाहती थी, एक्सेप्ट पीपल्स पार्टी। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो गेम कर देती है, इस वजह से वो फिर भी नहीं चाहती, मगर दूसरे चाहते थे कि कम से कम, स्पेशली लास्ट टाइम जब ये कुछ हुआ था, जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, पीटीआई वालों ने एक्शन लिया मगर पीएमएलएन ने एक्शन नहीं लिया था। मगर फिर भी जो है एक चीज सबकी तरफ से ये डिमांड आई थी कि इस चीजों को हमें किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। ये किस्म का इलेक्टोरल रिफॉर्म है। मैं समझता हूँ जब आप इलेक्शन के हवाले से आप क्वेश्चन मार्क करते हैं तो आपके सामने ये सेनेट की इलेक्शन भी जो है क्वेश्चन मार्क है कि किस तरीके से लोग पैसे लेते हैं। ठीक है, अपने ज़मीर के हिसाब से वोट आप जरूर हक इस्तेमाल करें, मगर आप इस तरीके से पैसों के ऊपर करोड़ों की बोलियां लगे, ये चीजें गलत थी। मगर उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि रेफरेंस जब हमने वहां पे दिया, हमने ये इस वजह से ये असेंबली में बिल दिया था कि जो है वो हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और आ जाएं इस चीजों के ऊपर कंसेंसस के लिए। मगर फिर भी मैं समझता हूं जब एक मरतबा रेफरेंस चला जाता है तो फिर हमें बिल डालना नहीं चाहिए था। अब क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरी तरफ पार्लियामेंट, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट तो यही कहेगी कि भाई पहले पार्लियामेंट डिसीजन अपना करे, तो फिर हमसे एक तरफ आप इंटरप्रिटेशन पूछते हैं, दूसरी तरफ बिल डालते हैं, तो वो, मगर हमने सिर्फ इस तरह से डाला कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस बन जाए तो अच्छी बात है, मगर फिर भी नहीं डालना चाहिए था जब हम इंटरप्रिटेशन के लिए गए। नंबर 1। नंबर 2 आ जाए जो आज इसी ऑर्डिनेंस के ऊपर, देखिए ऑर्डिनेंस इस वजह से आया कि अभी आर्ग्यूमेंट्स अटॉर्नी जनरल के खत्म हो रहे हैं, उसके बाद दूसरी और पॉलिटिकल पार्टी के वकील जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। सही। अच्छा रमेश साहब, ये ऑर्डिनेंस पे जरा आगे बात करते हैं चल के, लेकिन ये आप इसको इलेक्टोरल रिफॉर्म कह रहे हैं। अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है तो आप नहीं समझते कि इसका बेहतर तरीका ये था कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म पिछले 2.5 साल में पूरी तैयारी के साथ असेंबली के जरिए लाया जाता, ना कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, तो शायद इस पर ये इतनी इस वक्त तनकीद भी ना हो रही होती। मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल हर चीज बिफोर टाइम हो जाए और तो बेहतर है, मगर आपने देखा कि पहले दिन से जैसे भी ये हुकूमत आई है तो अपोजिशन ने एक ही काम किया है, तनकीद बराए तनकीद। ये मौलाना साहब असेंबली में नहीं है, मना ये असेंबली जाली है। मौलाना साहब जो है वो हर इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लड़ेंगे, स्पीकर के टाइम पे भी लड़ेंगे, वोट भी देंगे, मगर फिर भी ये असेंबली जाली है। मौलाना साहब सेनेट में लड़ेंगे, फिर भी ये असेंबली जाली है। एक तो चीज ये, मैं भी 2002 से इन चीजों से देखता आ रहा हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी जब भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीती है तो दूसरा अपनी शिकस्त नहीं मानता है, मगर इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क करता है। इलेक्शन कमीशन में ये नहीं कहता कि 100% दुरुस्त है, मगर उसको दुरुस्त किसको करना था? सारी पॉलिटिकल पार्टीज को करना था, और उन पॉलिटिकल पार्टीज को करना था जो मुसलसल हुकूमत में रहते हुए आई है, मगर उन्होंने अपने टाइम पे वो रिफॉर्म नहीं किया, चाहे नैब रिफॉर्म हो, चाहे जुडिशियल रिफॉर्म हो, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म हो। आज उन चीजों के ऊपर जो है वो नैब के ऊपर भी गालियां देते हैं, इलेक्शन कमीशन को भी गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, उधर जाके लड़ते भी हैं। ये चीज नहीं, ऑर्डिनेंस इस वजह से आया 11 तारीख को जो शेड्यूल अगर अनाउंस हो जाता है और अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, शेड्यूल अनाउंस होने के बाद जो है तो उसके अंदर कोई तब्दीली फिर नहीं हो सकती है। अब ऑर्डिनेंस से ये कवर हो जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सेनेट की इलेक्शन से पहले अगर दे दिया तो फिर जो वोट होंगे, जो बैलेट पेपर के जरिए ही वोट है, बैलेट पेपर सीक्रेट ही फिलहाल रहेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन को उसको क्लियर दे दिया कि भाई यहाँ पार्टी सरबराह को बताया जाए, तो फिर पार्टी सरबराह उसको चेक कर सकता है। अगर
सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन के हवाले से कहती है कि सीक्रेट मीन सीक्रेट ही रहेगा और ये नहीं हो सकता, तो फिर मैं समझता हूं कि ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, तो उससे ज्यादा उसे मशरूत है। तो ये चीजें जो भी हुई है, मैं समझता हूं कि तो रमेश साहब, ये हुकूमत को खतरा क्या था? क्या अपने कुछ मेंबरान के दूसरी तरफ को वोट दे देने का खतरा था, या अपने इत्तेहादियों पर इस वक्त कहीं आपका एतमाद डगमगा रहा था, उन पर यकीन नहीं था? इतनी जल्दबाजी में पिछले 2.5 साल एक लंबा अरसा होता है ये कोई ऑर्डिनेंस लाने के लिए या कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो आपने कोई 26-27 माह गुजार दिए, उस दौरान कहीं कोई इस तरह की तैयारी भी देखने में नहीं आई। सेनेट इंतखाबात से अचानक 2-3 माह पहले इतना ज़्यादा हुकूमत का मुतारिक हो जाना, तो ये खतरा कहाँ था आपको? अपने लोगों पर यकीन नहीं था, या एतमादी आपके इत्तेहादी आपके कहीं आगे पीछे होने वाले थे? देखिए, इत्तेहादी की बात नहीं है। मैं समझता हूँ आज आपने देखा कि सिंध के अंदर 2 MQM, 2 PTI और एक GDA, उन तीनों पार्टीज का कंसेशन आपस में बन गया है। ठीक है, और MQM के वोट आपको पता है कि कम ही बिकते हैं, थोड़ी बहुत और चीजें। थोड़ा सा इशू जो है वो GDA और PTI के लोगों का जरूर सिंध के अंदर है। उसकी वजह यह है कि पीपुल्स पार्टी जो है वो आपको पता है कि बहुत बड़ा, जैसे लास्ट टाइम 2 सीटें KPK से निकाल दी, एक भी सीट नहीं थी, और उसके अंदर जो है वो कुछ MPs जो है वो उस तरीके से गए थे। ये गलत प्रैक्टिस है। ऐसा जो है वो कभी कभार किसी के ईमान को जो है वो खरीद लेता है, और जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं जो प्रिंसिपली गलत है। जो प्रिंसिपली गलत है, अगर उस सिस्टम को रोकने के लिए अगर दुरुस्त की देर या सवेर अगर की जाती है, तो अगर वो सिस्टम बेहतर है तो मैं समझता हूं कि उसकी टाइम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। टाइम पहले होता तो बेहतर था, मगर अभी भी देर आए दुरुस्त आए। इन चीजों को ये सिर्फ PTI की डिमांड नहीं है। जी। आप अगर पंजाब है ना, पंजाब में अगर ठीक है, चले रमेश साहब, मैं आपकी तरफ वापस भी आता हूँ। निसार खोड़ो साहब और कामरान मुर्तज़ा साहब दोनों ही हमें ज्वाइन कर। तो कामरान साहब, अब आप इस केस में फरीक के तौर पर शामिल भी हो गए हैं, आपको एतराज़ क्या है इस जो ऑर्डिनेंस आया? क्योंकि इसमें तो तमाम ही सियासी जमातों का फायदा है, आपके अपनी पार्टी के सरबराह भी अपने किसी नुमाइंदे का वोट देख सकते हैं कि उन्होंने किसको दिया है, फिर आपका बुनियादी एतराज़ क्या है इस पर? देखिए, जो तासुर दिया जा रहा है ना शफाफियत का, वो शफाफियत का नहीं है, मसला ये है दस्तूरियत का है। अगर इस मुल्क में कोई कानून है, कोई दस्तूर है, तो मामला दस्तूर के मुताबिक चलने चाहिए, ना कि जो है ना वो शफाफियत के नाम पे जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। देखिए, ये जो असम्बलीज हैं, नेशनल असम्बली जो है वो किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उस वक्त तो वो बिल्कुल ईमानदार थे। प्रोविंशियल असम्बली जो है वो किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी? वो और नेशनल असम्बली भी वो सदर साहब की जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी जब उनको वोट देना था। उस वक्त भी वो बेईमान नहीं थे। जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था जिसमें 14 वोट जो है वो इधर उधर हो गए अपोजिशन के खड़े होते हुए और बैठते हुए, उस वक्त भी वो बेईमान नहीं थे। अब ये बेईमान किस वक्त हो गए? बेईमान आपकी बारी आई तो वो बेईमान हो गए। आप रोज उनको जो है ना वो टीवी पे और मीडिया में उनको रोज जो है ना उन मेंबर्स को, उन प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स को, उन नेशनल असम्बली के मेंबर को ये तासुर देते हैं कि वो बिक गए हैं, वो बेईमान है। ये क्या इस मुल्क के मफाद में है? क्या ये इस मुल्क के लिए जो है ना वो अच्छा होगा आइंदा के लिए? इसका जवाब आप दे दीजिए। फिर दूसरी बात जो है ना, आप चले, आपको चलो देर आए दुरुस्त आए, अब आपको शफाफियत याद आ गई, आप जो है ना वो कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा काम है। मगर कोई चीज़ अगर हमारी समझ के मुताबिक दस्तूर में किसी मखसूस तरीके से लिखी हुई है, तो क्या ये मामला उसी तरह से नहीं होना चाहिए? तो अब ये, इससे पहले हमें वफादारियां बदलने की जो अभी पिछली 2 मिसालें मिलती हैं, एक तहरीक इंसाफ की, एक अपोजिशन जमातों की। तहरीक इंसाफ ने अपने 20 मेंबरान को पार्टी से, अपोजिशन के लोगों ने जब चेयरमैन सेनेट वाले इलेक्शन में वोट में अपनी वफादारियां बदली, किसी एक का नाम मंजर पर नहीं आया, किसी एक को अपनी पार्टी से भी नहीं निकाला गया। तो खोड़ो साहब, उन्होंने तो फिर भी मिसाल कायम कर दी थी 20 लोगों को निकाल के, और अब भी वो शफाफियत की बात कर रहे हैं और आप लोग एतराज़ कर रहे हैं। हाँ, इस पे भी ट्विस्ट करते हैं। कब निकाला था? जब असम्बलियाँ ख़त्म होने वाली थी, उसी वक्त नहीं निकाला था। जब मकसद पूरा हो गया था, उनसे सारा जूस निकाल लिया था, उसके बाद निकाला था। और अगर वो कहते हैं उन्होंने निकाला था, तो हमने भी निकाला था। JUI ने भी 3 लोगों को निकाला था, ये सेनेट इलेक्शन के बाद निकाला था और इमीडिएटली निकाला था, और आज तक वापस नहीं लिया। तो बात शफाफियत की नहीं है, बात दस्तूरियत की है। दस्तूर में एक चीज़ अगर किसी तरह से लिखी गई है तो उसी तरह से होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए।
मेरा मुद्दा आपके साथ ये है, मेरा कहना ये है कि ये सारे लोग बहुत ईमानदार थे आपके मुताबिक। जब ये सदर साहब के लिए वोट दे रहे थे, जब वजीर आजम साहब के लिए वोट दे रहे थे, जब चेयरमैन सेनेट के मामले में इन्वॉल्व थे, आज अचानक इनको क्या हो गया कि सारे सब गरीबों को आपने जो है ना बेईमान डिक्लेयर कर दिया और शफाफियत का जो है ना यहाँ नारा लगा दिया। सही। तो रमेश कुमार साहब, अब पिछले 2.5 साल में जब मुख्तलिफ इस तरह के मौके आए, जब आपने कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये भी सेनेट के इलेक्शन से पहले ये बार बार ये सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि फिर सेनेट के इलेक्शन से पहले क्यों किया और फिर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में नहीं लिया, तो जाहिर है उनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं और बजाएं। देखिए, मैं इस बात में आपके मौक़िफ़ को मैं जुटला तो नहीं सकता कि बिफोर टाइम ये चीज़ें होनी चाहिए थी, मगर आपने कोई असेंबली के अंदर जैसी हुकूमत बनी है, आपने अपोजिशन का जो रवैया कभी भी ऐसा नहीं देखा, और इवन गवर्नमेंट का भी, क्योंकि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट होती है, तो एक माहौल अच्छा नहीं बना जिसकी वजह से ये हालात बने हुए हैं, जिसकी वजह से नहीं तो ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब भी होती है, चाहे मेजॉरिटी हो चाहे नहीं हो, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्पेशली जब इलेक्शन के हवाले से हो या पाकिस्तान के आइन के हवाले से कोई इतनी बड़ी हो, जैसे 18th अमेंडमेंट हुई, तभी इन चीजों के ऊपर एक कंसेंसस जरूर डेवलप किया जाता है कि उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठे। मैं हमेशा इस चीज का आदी हूँ, और इवन आज भी अगर सुप्रीम कोर्ट उसकी इंटरप्रिटेशन करती है और ऑर्डिनेंस उसके फेवर में जो है वो इलेक्शन जो है वो हो भी जाती है, मगर ये चीजें जो है वो जरूर हिस्ट्री में आती हैं। तो इस वजह से कोई भी आईनी अमेंडमेंट चाहे इलेक्शन के हवाले से हो चाहे मुल्की मफाद के हवाले से हो, उस हवाले से कंसेंसस के साथ जो भी चीज हो तो वो बेहतर है। मगर बात यह है कि कमी क्या है? कमी यह है कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट, एथिक्स, इन चीजों की सब जगह पे कमी है। सिर्फ ये नहीं है, अपोजिशन चोर और डाकू के अपना नाहल और नालायक के अलावा बात नहीं करती है, और वहां से हुकूमत की तरफ से चोर और डाकू के अलावा बात नहीं होती है। अगर ये माहौल रहा तो मैं समझता हूँ कि अब देखे, अब जैसे टीवी चैनल है, हम लोग तो टीवी चैनल हमने चलाना ही बंद कर दिया है घर के अंदर। अच्छा, हम लोग अभी टीवी चैनल हम नहीं चलाते हैं, प्रोग्राम टीवी मतलब देखते ही नहीं है कि कोई भी न्यूज चैनल के ऊपर कोई भी अगर बैठा हुआ है तो हम नहीं देखते हैं। और इवन बड़े बड़े मुआशरे में हम देखते हैं कि ठीक है, हेडलाइन थोड़ी बहुत देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, या न्यूज अलर्ट लगाई हुई है लोगों ने मोबाइलों के ऊपर। तो ये तो रमेश कुमार साहब, ये कल्चर, ये इसको सही करने की जिम्मेदारी भी तो जाहिर है आप लोगों पर ही है ना। मैं वापस आता हूँ खोड़ो साहब। नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सारे सीनियर पॉलिटिशियन, वही सब सियासतदानों को, जी सारे पॉलिटिशियन के ऊपर बनती है। जो जितना सीनियर है उतनी उसके ऊपर ज्यादा बनती है कि पार्लियामेंट की तौकीर नहीं होनी चाहिए। मगर पार्लियामेंट के अंदर झगड़े होते हैं तो ये भी चीज गलत है। तो कम से कम हमें जो अखलाक के दायरे में, और ये हमारा मजहब भी सिखाता है, हमारा धर्म भी सिखाता है, ये माँ बाप भी सिखाते हैं, ये हमारा उस्ताद भी सिखाता है। चलिए, ये जिम्मेदारी तो तमाम सियासतदानों पर है। रमेश साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ जरा। खोड़ो साहब का पॉइंट ऑफ व्यू रह गया था। खोड़ो साहब, अब आवाज आप जरा बताइएगा। अब ये जिम्मेदारी तो ये सब पर ही फिक्स होती है ना। इससे पहले आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं किए, नून लीग ने नहीं किए, अब ये स्टार्ट ले रहे हैं, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने आगाज़ किया, आपको एतमाद में नहीं लिया। तो आपका बुनियादी एतराज़ ये है कि आपको एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट के जरिए चेंज नहीं किया गया, सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया, या फिर ये सदारती ऑर्डिनेंस ही गलत है? ये सुप्रीम कोर्ट पर इन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम फैसला नहीं दुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ये नहीं कहा कि जी सर पे आ गई है इलेक्शन, फैसला कर दो। उसका इंतजार किए बगैर ऑर्डिनेंस का जारी करना, एक तो या तो सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालना था या उस पर अदम एतमाद किया है। दूसरी बात ये कि ये पार्लियामानी डेमोक्रेसी है, इनको पता है कि इनकी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। वो खुद एतराफ कर रहे हैं कि हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। फिर ये वहां फेंक देना एक बिल, तरमीमी बिल। क्या पार्लियामेंट में जब स्पीकर के पास आप बैठ के बिजनेस सेटल कर सकते हो, तो क्या ये हुकूमत ये एफर्ट नहीं कर सकती थी कि उनके साथ मुज़ाकरात कर लेते, अपना बता देते, उसके बाद अपोजिशन को मौका मिलता बोलने का, जवाब देने का, एतराज करने का, जो कुछ भी है। अब अगर आइन में तरमीम कर रहे हो तो आइन में तरमीम सिर्फ बात फेंकने से नहीं होती,
जब आपको पता है कि जी 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो आपको जरा ये गर्दन में जो कील ठोकी हुई है ना, उस गर्दन को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। वो जो कील ठोकी हुई है और गर्दन इधर उधर नहीं हिल रही, इससे नीचे आना पड़ता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कंसेंसस बिल होते हैं, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में नेगोशिएशंस होती हैं, लॉबी होती है, अंडरस्टैंडिंग पैदा की जा सकती है, माहौल पैदा किया जा सकता है, ये सब अपनी जगह पे। लेकिन अब बात तो ये हो रही है कि प्रेसिडेंट साहब ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और वो मशरूत ऑर्डिनेंस तो होता ही नहीं है। ऑर्डिनेंस तो ऑर्डिनेंस है, ये मशरूत की क्या बात है। इलेक्शन का शेड्यूल आया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया नहीं, आप बैठे हैं कि जी अब ऑर्डिनेंस अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे फायदे में कह दिया तो ऑर्डिनेंस लागू हो जाएगा, और उसने नहीं किया तो फिर ओल्ड तरीका हो जाएगा। ये करने की जरूरत क्या थी? सही, चलें थोड़ा सा आप वापस भी मैं आपकी तरफ आता हूँ। जरा मौलाना साहब और बिलावल साहब की जो मुलाकात हुई थी उस पर भी आपसे बात करनी है। अब कामरान साहब, आज आप भी समात में मौजूद थे, एजाजुल हसन साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर इस रेफरेंस का जवाब नफ़ी में आता है तो फिर ये खुद ब खुद गैर मौसर हो जाएगा, तो फिर अदालती फैसले तक आप लोग को इंतज़ार करना चाहिए, उससे पहले ये इसको मुस्तरद करने का रिएक्शन क्या जायज़ है, सही है? नहीं, उसका जवाब यकीनन उस वक्त नफ़ी में हो जाएगा, मगर एक तरीक़ाकार होता है, एक एहतराम होता है, अदालतों का एहतराम होता है, पार्लियामेंट का एहतराम होता है, पार्लियामानी नुमाइंदों का एहतराम होता है। उन तमाम तर एहतरामात को जो है ना वो आपने पामाल किया है। देखिए, जो एक्सटेंशन वाला मामला था तो वो आपने सारों को एतमाद में लेके सारों की मिन्नतें करके और उनके पीछे पीछे बाग के मामले को सेटल कर लिया। जब ये मामला आया उसमें जो ना वो आपको कहीं और प्रॉब्लम आ गया। तो इस तरह से जो है न करें आप जो आपको लाया है, अगर आपको कोई और लाया है तो आपने उसके साथ जो है ना उसको जो है ना वो अंडर डिस्कशन ज़्यादा कर दिया है। अगर आपको अवाम लाई है तो आप उनके नुमाइंदों को इस तरह से रुसवा कर रहे हैं। अदालतों में रोज़ उनके खिलाफ तकरीर होती है, प्रेस में, मीडिया में रोज़ उनके खिलाफ बातें होती हैं। तो जिस के आप एहसानमंद थे उन सब की मिट्टी आप पलीद कर रहे हैं। अब हम कहते हैं कि खुदा के वास्ते अदालत रह गई है, न करिए, अदालत का एहतराम बरकरार रहने दीजिए। इस तरह से कंडीशनल जो है ना ऑर्डिनेंस नहीं होते। एक आध एक्ट तो शायद कंडीशनल था, उसमें कंडीशन डाली हुई थी कि ऐसा होगा तो ऐसा नहीं, मगर ऑर्डिनेंसेस जो है ना वो कंडीशनल नहीं होते। ऑर्डिनेंस तो आपकी जेब में पड़ा हुआ कागज होता है, जब मर्जी निकाल के उसको प्रोमोगेट कर लें। तो कामरान साहब अगर इसका मतलब अनकंडीशनल अगर ये नहीं होता ऑर्डिनेंस, तो फिर आप लोग को एतराज़ फिर नहीं होता? उस वक्त भी तो आप लोग एतराज़ करते कि हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई है और अभी सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी चल रही है। हमारा नुक्ता नज़र और है। मेरा अपना, मैं एक बतौर वकील के भी और एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर मैं अपना एक नज़रिया रखता हूँ कि शायद यहाँ पे ये जो इलेक्शन है, सेनेट के इलेक्शन है, ये अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी 226 में। मेरा एक नुक्ता नज़र है, मुमकिन है गलत हो, मगर कोई इतफाक करे या न करे, मेरा एक नुक्ता नज़र ये है। दूसरा मेरा नुक्ता नज़र ये है कि 222 में 222 उसमें जो इलेक्शन से रिलेटिंग मैटर हैं, उसमें अगर फ़र्ज़ करें किसी कानून में, किसी आम कानून में भी अगर अमेंडमेंट लाना मतलूब हो या किसी कानून को डिस्टर्ब करना मतलूब हो या उसमें कोई फुल स्टॉप की भी तब्दीली रिक्वायर्ड हो, तो वो भी मजलिस शूरा करेगी, यानी पार्लियामान करेगी। उसमें भी ऑर्डिनेंस का स्कोप नहीं है। ऑर्डिनेंस जो है ना वो कहीं और है, वरना ये 222 की कोई ज़रूरत ना होती यहाँ पे, वरना ये 222 जो है ना मेरा ख्याल है कि यहाँ पे फालतू होता, मिसफिट होता कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अव्वल तो सबसे पहली बात ये हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, मेरा नुक्ता नज़र। दूसरी बात यह कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड तो भी पार्लियामान कर सकता है। ये सदर जो है ना इस तरह से ऑर्डिनेंस नहीं जेब से निकाल के पेश कर सकता। ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की बड़ी अहम मुलाकात हुई है। कल हैदराबाद में जलसा भी होने जा रहा है। अब आगे का प्लान तो सामने है, लेकिन ये इतना लंबा अरसा क्यों लिया गया है लॉन्ग मार्च के लिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रमेश कुमार साहब, निसार खोड़ो साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो खोड़ो साहब, अब ये आज मौलाना साहब की बिलावल साहब से मुलाकात हुई, कल हैदराबाद में आपका जलसा है, लॉन्ग मार्च के आखिर में, उससे पहले सेनेट इलेक्शन भी हो जाएंगे। इतना लंबा टाइम क्यों दे दिया आपने इस हुकूमत को? इतना टाइम क्यों ले रहे हैं लॉन्ग मार्च करने के लिए? क्या सेनेट इलेक्शन से पहले लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता था? इस पाकिस्तान की इस इलेक्शन का टाइम तो है 5 साल, लेकिन 2-2.5 साल में वो खुद कह रहे हैं कि हमें तो ट्रेनिंग ही नहीं थी, इसलिए हमें हुकूमत लेनी ही नहीं चाहिए थी। और अगर ट्रेनिंग की वजह से और हुकूमत लाने का अभी एहसास हुआ है, तो फिर हम भी यही चाहते हैं कि आप चले जाओ तो आवाम को एक और मौका मिले, पहले वक्त से पहले इलेक्शन हो जाए। और इस तरह से अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सीधी सी बात है कि हुकूमत पर ये डिमांड है कि आप इस्तीफा दो और लोगों को मौका दो, फिर से इलेक्शन करा लेते हैं। हर जमहूरी मुल्क में इलेक्शन होते हैं, टाइम से पहले हो सकते हैं, आवाम को बेहतर फैसला करने का मौका मिलेगा। हम वो प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम निकल के आ रहे हैं, मैदान अमल में हैं, उसमें 5 दिन लगते हैं या 50 दिन लगते हैं, ये तो सीधी सी बात है। हम तो प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। ये महसूस कब करती है हुकूमत, वो है उसकी बात। सबने ताना दिया कि जलसों से कोई हुकूमत जाती है क्या, जलसों से कोई हुकूमत जाती है, तो फिर आप ये क्यों नहीं याद करते कि शहनशाह ईरान अवाम के प्रेशर से वो महल के पिछले दरवाजे से निकल के चला गया था। शहनशाह चले जा सकते हैं अवाम के प्रेशर से, तो फिर मैं क्यों ना तवक्को करूं कि इस हुकूमत में भी अखलाकन फर्ज होगा कि इस अवाम के सामने शर्मिंदा मत हो और निकलो, ग्रेसफुली निकलो और अवाम को मौका दो। सही। तो खोड़ा साहब, कल आप लोग हैदराबाद में जलसा कर रहे हैं, सिंध में तो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत है, वफाकी हुकूमत के खिलाफ आप लोग जलसा कर रहे हैं अपने सूबे में, जहां वफाकी हुकूमत है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जलसे जुलूस आपको वहां करने चाहिए, वहां की आवाम को। जी, जहां वफाकी हुकूमत है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। क्या हैदराबाद में तो आपकी अपनी हुकूमत है, सिंध के लोगों को आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में धांधली की है, ये हुकूमत महंगाई कर रही है, ये हुकूमत बेरोजगारी फैला रही है। तो ये तो आपको वहां जाकर बताना चाहिए ना, जहां पर उनकी अपनी हुकूमत है। ठीक मुल्क है, हेलो जनाब अली, ये मुल्क है, ये सूबा इस मुल्क का हिस्सा है। हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन अवाम मर्जी के मालिक होते हैं। हुकूमतों में बैठकर भी बाय इलेक्शन जब हार जाते हैं तो फिर अवाम सुप्रीम होते हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं? क्या हमारे पंजाब में जलसे नहीं हुए? क्या केपी में जलसे नहीं हुए? क्या बलूचिस्तान में जलसे नहीं हुए? आप ये क्या ताना मार रहे हैं कि सिंध में आपकी हुकूमत है इसलिए आप जलसे कर रहे हैं? ये सिंध में सिर्फ तीसरा जलसा है, इससे पहले और पाकिस्तान में बहुत सारे जलसे हो चुके हैं और ये सब निकल के कभी न कभी वहां जाके पहुंचेंगे। उसके लिए तारीख भी अनाउंस कर दी गई है, तारीख भी अनाउंस कर दी गई है, तो फिर क्यों आपको ये इंतजार है? आपको पता नहीं क्यों इंतजार है कि जी भले ऑर्डिनेंस निकले और हम बैठ के चुप करके। ऑर्डिनेंस को ये खुद काला कानून कहते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब कि तुम्हारी कोई नहीं चलती असेंबली में। असेंबली के होते हुए ऑर्डिनेंस को तुम क्यों नहीं लाते हो असेंबली में कि वो बिल की शक्ल में आ जाए? सही। पार्लियामेंट किस चीज के लिए? सदारती महल के लिए नहीं है। सारा कुछ जो कुछ भी है पार्लियामेंट के पास है पावर, और होनी चाहिए पावर। प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल है पार्लियामेंट के सामने। बिल्कुल। हम सदर साहब के वो नहीं है, मतलब जवाबदाह। बिल्कुल सही। ठीक है, तो रमेश कुमार साहब, ये पार्लियामेंट को ये सदारती ऑर्डिनेंस बार बार लाकर पार्लियामेंट को बेतौकीर आप क्यों करते हैं? अगर कोई किसी मसले पर कि उसका कोई हल निकलना है तो वो पार्लियामेंट में डिस्कस होना है, पार्लियामेंट से ही कोई आईनी तरमीम होनी है। अब 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले इलेक्शन तक, फिर आप आवाम के पास जाएं, वो आपको 2/3 मेजॉरिटी दें या नहीं दें। उस वक्त तक आप इन ऑपोजिशन की जमातों को तो एतमाद में लेकर चलें ना। अरबाब, पहली चीज तो ये कि मैं ऑर्डिनेंस को अच्छी चीज नहीं समझता। मैं समझता हूँ हर चीज जो पार्लियामेंट का अख्तियार है, पार्लियामेंट में डिस्कस करके फाइनल करें कंसेंसस के साथ, वो बेहतर है। मगर आप जो लोग बात कर रहे हैं, अगर वो हिस्ट्री के ऊपर नजर डालें तो हर टाइम के ऊपर ये ऑर्डिनेंस वाला सिस्टम चलता आ रहा है, आज तक नहीं, बहुत मरतबा। इवन नून लीग की जो मेजॉरिटी थी
उस टाइम पे भी आपने देखा कि कितनी मरतबा जो है वो ऑर्डिनेंस आए, एक नहीं दो दो तीन तीन मरतबा जो है उन चीजों को एक्सटेंड किया गया। मौलाना साहब भी उस टाइम के साथ थे। फिर जब शुरू में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत थी, हर वक्त ही ऑर्डिनेंस आए, मगर ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए ये पालन। मगर उसके लिए मैं समझता हूं कि पहले हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को, इवन असेंबली के अंदर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके अंदर बैठ के कुछ चीजें तय की जाती है। मगर इस वक्त माहौल इतना गर्म किया हुआ है, चाहे अपोजिशन की तरफ से चाहे गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो है वो ऐसा माहौल बन गया है। मैं समझता हूँ इसके अंदर ठंडक भी आनी चाहिए, इसके अंदर बैठना चाहिए, आगे बात बढ़नी चाहिए कि हम सिस्टम को के दायरे में बेहतर तरीके से चला सकें, कम से कम अवाम मायूस नहीं हो। मगर आप ये जो बात करते हैं कि हम अवाम को जलसों के जरिए जो हुकूमत को गिराएंगे, ये फिर अनडेमोक्रेटिक बात है। और रमेश साहब, अब ये जब मार्च के आखिर में लॉन्ग मार्च होगा तो क्या हुकूमत रेजिस्ट करेगी? वजीर आजम इब्तिदा में तो बयान देते हैं कि हम कहीं कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखा था जलसों का भी आगाज हुआ तो वहां भी हुकूमत ने रोकने की कोशिश की थी इनको। अब वही मनाजिर तो नहीं दोहराए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस वक्त तय किया गया है कि कोई भी लॉन्ग मार्च, कोई भी जुलूस जल्द करना चाहते हैं वो बिल्कुल करें, उनका जमहूरी हक है वो करें, मगर कम से कम पब्लिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो है वो उन चीज लोगों को तकलीफ नहीं दे। जिस तरीके से हम लोग रोड ब्लॉक कर देते, कोई भी साइड लाइन, जैसे मौलाना साहब आए, पुलिस उनको फैसिलिटेट किया गया कि भाई आप इधर साइड में आ जाएं, अगर वो रहे 2 दिन रहे या 4 दिन रहे, सही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा के अभी दोबारा भी आएंगे तो मैं मौलाना साहब ही आएगा। बाकी इनके तो बंदे जो है वो PMLN के थोड़े बहुत आएंगे, पीपुल्स पार्टी जो लाजमी है सिंध से बंदे तो नहीं लाएगी यहाँ पे, इनका पंजाब में तो वैसे भी इतना रोल नहीं है। तो जो भी बंदे ठीक है, चले पूछते हैं अभी जरा पार्टी क्या है, निसार साहब से भी पूछते भी हैं कि कितने बंदे सिंध से लेके जाएंगे। रमेश साहब रुकिएगा, मगर आप एक मिनट अरबाब, एक मिनट जी। अब कामरान मुस्तफा साहब, ये कि मगर ये प्रैक्टिस गलत हो रही है। ठीक है रमेश साहब, मैं आता हूँ आपकी तरफ। कामरान साहब, मौलाना साहब PDM के सरबराह हैं। अरबाब एक मिनट सुने मेरी जी 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 रमेश साहब कंप्लीट कर लीजिए। मौलाना साहब मेरे साथ बैठे थे। मौलाना साहब की जो स्पीच थी जब इमरान खान ने धरना लगाया था, मौलाना साहब की स्पीच थी कि ऐसे कोई धरनों से कोई हुकूमतें जाती है क्या? ये मौलाना साहब के अल्फाज। बिल्कुल, मैं समझता हूँ आज आदमी उस तरफ बैठता है तो और बात, उस तरफ बैठता है तो दूसरी बात। एक चीज ये, या असेंबली से खुद बाहर है तो ये बात, सही ये चीजें जो है ना मुनासिब नहीं है। ठीक है, सीनियर पॉलिटिशियन के लिए ये चीजें मुनासिब नहीं है। वजह से पार्लियामेंट सही है। चलिए रमेश साहब, पॉइंट आपका आ गया। इनके ऊपर ज्यादा खोड़ो साहब, कितने लोग लेकर जाएंगे अब लॉन्ग मार्च में सिंध से? चूंकि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी तकरीबन, जैसे रमेश साहब कह रहे हैं कि बहुत कम लोग आपके वहां पर रह गए हैं, सिंध से आपको लोग ले जाने पड़ेंगे। कितनी बड़ी तादाद में लोग लेकर जाएंगे सिंध से? देखें साहब, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं और मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। ये 10 जमातों का इत्तेहाद है, 10 जमातों का अलायंस है, सारे मैदान अमल में आए हुए हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां सूबाई खुद मुख्तारी पर क्लियर हैं, सारी पार्टियां NFC पर क्लियर हैं, सारी पार्टियां जमहूरियत पर क्लियर हैं। ये पीपल्स पार्टी भी उनके साथ है। पंजाब में थोड़े हैं तो क्या हुआ, दिल बड़ा है। आपको पता नहीं है कि 1997 में हम सिर्फ 18 मेंबर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौमी असेंबली में। क्या हमने अपोजिशन करना छोड़ दी थी? क्या बातें कर रहे हैं, सिंध से ले जाने पड़ेंगे तो क्यों? सिंध क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? सिंध के लोगों का ख्वाब नहीं है? सिंध के लोगों की महरूमियां नहीं है? अगर हैं तो वो भी पार्टिसिपेट करने का पूरा हक रखते हैं, जैसे पंजाब वाले, KP वाले और बलूचिस्तान वाले। बात क्या कर रहे हैं आप? अवाम का फैसला है कि वो आएंगे। अच्छा, और अवाम के फैसले के सामने कोई रुक जाता है तो देख लेंगे उस वक्त। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, कामरान मुस्तफा साहब, रमेश कुमार साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खोड़ो साहब कह रहे थे कि
पूरे लोग आएंगे, तमाम सियासी जमातों के लोग आएंगे। अब देखना होगा कि लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध से कितने लोग जाते हैं और पीपल्स पार्टी कितने लोगों को यहाँ से ले जाने में कामयाब होती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोरोना वैक्सीन चीन की जानिब से जो पाक फ़ौज को फराम की गई, वो पाक फ़ौज ने हेल्थ वर्कर्स के नाम कर दी है और उनको डोनेट कर दी है, और जो हुकूमती सतह पर वैक्सीन फराम की गई थी वो हेल्थ वर्कर्स के बजाय VVIPs को लग रही हैं। इस बारे में गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और कोरोना वैक्सीन में भी हमारे यहाँ सियासत सब पर बाजी ले गई। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर के अहल खाना को वैक्सीन लगने की खबर आई तो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनीला कुरैशी को उनके ओहदे से हटा दिया गया, जबकि मोहम्मद जुबैर साहब ने इस मामले से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि 5 साल तक वो गवर्नर रहे, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता। मेरी उम्र वैक्सीन लगवाने की है, अगर फेवर लेना होता तो मैं अपने लिए लेता। जबकि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब, जो जुबैर उमर साहब के भाई भी हैं, उनका कहना है कि कराची में VVIPs को कोरोना वैक्सीन लगाना गलत है और वैक्सीन कौम की अमानत है जो अभी सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को लगनी चाहिए। इस वाक़े के बाद महकमा सेहत सिंध ने 3 रुकनी वैक्सीन ऑडिट कमेटी कायम की है जो इस मामले की तहकीकात करेगी और कमेटी अरकान हफ्तावार रिपोर्ट वजीर सेहत सिंध को पेश करेंगे। तो एक तरफ सियासी रहनुमा हेल्थ वर्कर्स को लगने वाली वैक्सीन अपने अहल खाना को लगवा रहे हैं, तो दूसरी जानिब पाक फौज ने चीन की जानिब से फौज के लिए अतिया की गई कोरोना वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को दे दी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि सबको मालूम है कि कोरोना से पूरी दुनिया इस वक्त शदीद मुतासिर है और पाकिस्तानी कौम ने कोरोना का कामयाबी से मुकाबला किया है और हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना से मुकाबले में कौम की भरपूर मदद की है। DGISPR ने यह कहा है कि चीन की फौज ने अफवाज पाकिस्तान को वैक्सीन का अतिया दिया और पाक फौज ने चीनी फौज की अतिया करदा वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स दे दी है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और अब साथ साथ साइनोफॉर्म वैक्सीन के बाद चूंकि साइनोफॉर्म वैक्सीन के 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में कुछ साइड इफेक्ट्स की निशानदेही फैसल सुल्तान साहब ने की थी, तो क्या उसके बाद कोई दूसरी वैक्सीन है जो 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को लगाई जा सकती है? इस पर गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये वाक़या पेश आया सिंध में, हेल्थ वर्कर्स किस तरह से VVIPs को वैक्सीन लगवा रहे थे, क्या ये इस तरह का वाक़या पेश आना चाहिए था? ये कोई अच्छी रविश है कि ऐसे मौके पर जब हमारे हेल्थ वर्कर्स कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए आई हुई वैक्सीन को हम VVIPs को लगवा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और हम इस पे बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी जितना शर्मिंदा हो सकते हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा ही होना पड़ता है और इसके पे हम फ़ख्र तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देखें जो ये डोनेशन आई है और ये डोनेटेड वैक्सीन है और ये फ्री आई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आगे लगाई गई है। तो मैं समझता हूँ कि देखें ये स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए आई है कि जो फ्रंट लाइनर्स हैं, डॉक्टर्स हमारे जैसे, नर्सेज और पैरामेडिकल, और ज़ाहिर है किसी ऐसे पैरामेडिकल का हक मार के ये लगाई गई है। तो सबसे बढ़ के देखें, हम बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि शिफा अल्लाह ताला देता है, तो अल्लाह ताला कैसे ऐसी वैक्सीन में बरकत डालेगा जो कि आप चोरी की लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इस पर शदीद रद्द-ए-अमल आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है, और उसका ये फ़ायदा है कि शायद कोई लोग आइंदा ये चीज़ हरकत ना करें। सही। और जिन्होंने भी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक ये साइनोफॉर्म वैक्सीन है जो आम यूज़ हो रही है, जो भी चाइना से आई है, जिसको हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है, लेकिन अब फैसल सुल्तान साहब ने कहा था कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को ना लगाई जाए, तो उनके लिए क्या रशियन वैक्सीन को एमरजेंसी में यूज़ करने की कुछ हिदायत सामने आई हैं? रशिया से भी वो वैक्सीन आ चुकी है, गालिबन स्पुतनिक उसका नाम है। ये स्पुतनिक 5 आ चुकी है, लेकिन उसकी एफिकेसी काफ़ी वेरिएबल है। कई कंट्रीज़ में वो अफेक्टिव शो की गई काफ़ी, कई कंट्रीज़ में वो 60% इफेक्टिव आई। जो उससे एक बेहतर जो डेवलपमेंट हुई है, जो लेटेस्ट आज डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि हमने कैंसिनो वैक्सीन के मेरी यूनिवर्सिटी ने, और मैं उसका प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, उसके ट्रायल हुए और वो बाकी शहरों में भी हुए ट्रायल, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिज़ल्ट्स आज रिलीज़ हुए हैं, जो कि बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनली वो जब आप देखते हैं तो वो वैक्सीन ने तकरीबन 65%
66% में डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जब कैंसिनो वैक्सीन लगी, जो चाइना की दूसरी वैक्सीन है जिसकी सिंगल डोज है। और जो 75% जिनको लगी लोगों को, उनको सीरियस बीमारी नहीं हुई, कोई माइल्ड सी हुई, सीरियस नहीं हुई। तो इसकी बहुत अच्छी यानी कि रिज़ल्ट था इंटरनेशनली। लेकिन पाकिस्तान का रिज़ल्ट अस्टॉनिशिंगली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा आया। और मिनिस्टर साहब ने, फैसल सुल्तान साहब ने आज कॉन्ग्रेचुलेट किया हमें, हमारी टीम को, कि उन्होंने इतना अच्छा ट्रायल कंडक्ट किया। उसका रिज़ल्ट ये आया कि 91% यानी 91% लोगों में ये बीमारी नहीं हुई इस पेंडेमिक में, जब उनको वैक्सीन लग गई उसके 28 दिन बाद। यानी कि तकरीबन 91% लोगों को नहीं हुई और 100% को सीवियर डिजीज़ नहीं हुई। यानी कि अगर हुई भी उन 5-10% को जिनको वैक्सीन लगी और फिर भी हो गई, उनको भी बहुत माइल्ड डिजीज़ हुई, सीरियस डिजीज़ नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर इसका मतलब बहुत खुशाइन चीज़ है मेरा ख्याल है। कैंसिनो बायो वैक्सीन जो आप कह रहे हैं, ये कैंसिनो अब 60 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन पर ये रजिस्टर नहीं हो पा रही थी कि उनको दी जा सकती है। जी, हमने इसको 95 ईयर्स के भी लगाए और 87 के भी लगाए और बहुत माइल्ड फीवर सबको हुआ, तकरीबन 5% को सिर्फ, और एज के, तो उसको कोई ऐसा एडवर्स इवेंट नहीं आया। हार्ट की बीमारी वाले को भी लगाई हमने, शुगर वालों को भी लगाई, ब्लड प्रेशर। तो एक चीज़ जो आपकी अपनी लोकल पॉपुलेशन में टेस्ट हो चुकी है इतने बड़े सैम्पल साइज़ के साथ, जो 18,000 का सैम्पल साइज़ है, तो हमें उस पर ज़्यादा सोचना चाहिए। और वो अब इंशाल्लाह कल या परसों तक, वो सिर्फ उसकी इसलिए रुकी हुई थी रजिस्ट्रेशन के, उसका इंटरम रिलीज़ नहीं हो रहा था सेफ्टी का और एफिकेसी का। अब हो गया है और आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो गई है और बड़ी दुनिया पूरी इसकी तरफ देख रही थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक कंक्लूड हो गया। तो अब जाहिर है, तो डॉक्टर साहब ये वैक्सीन ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुकी है या फिर अभी पाकिस्तान को इसके लिए ऑर्डर करना पड़ेगा, या ये भी पाकिस्तान को अतिये या तोहफे के तौर पर मिलेगी? ये पाकिस्तान में फिर अवेलेबल कैसे होगी? देखें, वो तो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे ट्रायल में, क्योंकि डबल ब्लाइंड था। तो अब सबसे पहले तो ये होगा कि जो 9,000 लोगों को पानी लगा है इस ट्रायल में, वो अनब्लाइंड हो गए हैं, उनका पता लग गया हमें। अब हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये 9,000 लोगों को वैक्सीन फौरी तौर पे लगाएंगे। उसके बाद ये डोनेशन भी आएगी और उसके बाद ये कमर्शियल इंपोर्ट्स भी होंगी। सही। और उसके बाद ये ऑब्वियसली अवेलेबल टू एनीबडी एंड एवरीबडी होगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ख़रीदेंगे, जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको गवर्नमेंट लगाएगी, बैंक्स वालों को बैंक्स लगाएंगे, और फिर सबसे बढ़ के फिलॉन्थ्रोपिस्ट इसमें एंटर होंगे। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह जैज़ ने कहा है 1 मिलियन डोजेज़ वो लगाएगी, उन्होंने हमें कमिट किया है। अच्छा। मुझे उनके जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं आमिर इब्राहिम साहब ने, तो आज भी उनसे बात हुई और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि इंशाल्लाह अब जब देखें, हमारा एंड पॉइंट ये होना चाहिए कि हम 75% पाकिस्तान को फौरी तौर पे वैक्सीनेट कर दें, जो कि 15.5 करोड़ डोजेज़ बनती हैं। सही। और अगर हमने ये अचीव कर लिया तो समझ लें कि फिर ये एक तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं ये पेंडेमिक। और अल्लाह करे कि हम उन मुल्कों में शामिल हो जाएं जिन्होंने सबसे पहले इस वबा को ख़त्म किया अपने मुल्क से और कीमती जानों बचाई। इस वक्त भी हर घंटे हम 3 से 4 जनाजे उठा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल 3rd वर्ल्ड वॉर जो हो रही है, इसमें से निकलने की जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल हमें नज़र आ रही है, वो इफेक्टिव वैक्सीनेशन प्रोग्राम से ही आ रही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये वो साल है शायद कि जब पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन इसी साल हमने देखा जब मेडिकल के एंट्री टेस्ट हुए वो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हुए। उसमें जो रिजल्ट्स में डिस्क्रिपेंसीज पैदा हुई वो पीएमसी किसी भी तौर क्लियर नहीं कर पाई। अब नेशनल असेंबली की जो स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ और सर्विसेज की, वो ये कह रही है कि एमडी कैट को दोबारा लिया जाए, चूँकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ तो उनकी बड़ी हद तलफी हुई, डिस्क्रिपेंसीज को पीएमसी की जानिब से क्लियर नहीं किया गया। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या स्टूडेंट्स की साइड आप इस वक्त आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सोचते हैं कि वाकई स्टूडेंट्स अपनी जगह पर सही हैं, या पीएमसी का रोल आपके लिए बहरहाल तसल्ली बख्श था? देखें, जाहिर है पीएमसी का ये पहला साल था। ये थ्रू आउट एमडी कैट हमारी यूनिवर्सिटी लेती रही है। पिछले साल भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने लिया था, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पीएमसी वजूद में आ गई, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, और पीएमडीसी को रिप्लेस कर दिया गया, तो अब ये डिसीजन तो ऑब्वियसली पीएमसी का होना था। तो उन्होंने भी खुद तो नहीं ये टेस्ट लिया, उन्होंने एक और यूनिवर्सिटी को आउटसोर्स कर दिया, जो नामजैन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज।
मुझे इसकी डिटेल्स टू बी ऑनेस्ट इतनी नहीं पता कि मैं कुछ बता सकूं, और इस पे डेफिनेटली अगर बच्चों का कंसर्न है तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करना कोई इसमें इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, क्योंकि इसको कंडक्ट करना कोई आसान बात नहीं है। हम क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोग तो माजी में कर चुके हैं, तो क्या कभी जो पिछले साल गुजरे हैं, पिछले 8-10 साल में या 20 साल में, कहीं कोई ऐसा रिएक्शन जो इस बार स्टूडेंट्स का सामने आया कि वो सड़कों पर एहतजाज करते नजर आए, क्या कभी आया यूएचएस के लिए ऐसा रिएक्शन? देखिए, मैंने जब यूएचएस ज्वाइन की तो मुझे इसीलिए, मैं इस्लामाबाद में वाइस चांसलर था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और वहाँ भी मैं एंट्री टेस्ट कराता था, तो मैंने नेप भी कराया वहाँ पे उस वक्त नेशनल। तो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरह अल्लाह ताला ने कंडक्ट कराने की मुझे हिम्मत दी और एक माइंडसेट दिया कि ज़ाहिर अकल तो वही अल्लाह ताला ही देते हैं, हम किस काबिल हैं। तो फिर मुझे जब यहाँ लाया गया तो उस वक्त लाया गया कि जब यूएचएस एक क्राइसिस में थी, क्योंकि एक पेपर लीक हुआ था यूएचएस का, और उस वक्त भी यही चीज़ें थी जो हुई हैं, और उस वक्त फिर रिकंडक्ट कराया गया था ये टेस्ट। अच्छा। और फिर उसके बाद पूरे बलूचिस्तान ने हमें ये आउटसोर्स किया टेस्ट, और कश्मीर ने किया, क्योंकि पंजाब में ऑलरेडी हम कंडक्ट कर रहे थे, तो बलूचिस्तान क्योंकि ख़ुद नहीं करा पा रहे थे तो इसलिए हमें दे दिया उन्होंने। फिर हमने पिछले 3 साल अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक सिंगल कंप्लेंट भी नहीं हुई, तो इसलिए वो हमने सिस्टम कुछ इस किस्म का डिवाइस कर दिया था कि बहुत ही ज़्यादा ओपन सिस्टम था, और हमने जो पेपर सेटिंग है उसको भी बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दिया था कि वो हम सिर्फ इंस्टीट्यूट से कराते थे, और वो भी जो टॉप के गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसमें कोई, और फिर हम कई पेपर बनाते थे और कंप्यूटर जनरेटेड ये प्योरली पेपर होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों में तो ये लेकिन डेफिनेटली ये पहले एक दफ़ा हो चुका है, और जब मेरे यूएचएस ज्वाइन करने से इमीडिएटली पहले, और फिर वो एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था और वो कल्प्रिट्स को पकड़ा गया था और उनको सजा भी हुई। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हमारे साथ मौजूद थे। और गुज़िश्ता सालों में इस तरह की कोई कंप्लेंट स्टूडेंट्स को नहीं होती थी जिस तरह इस साल पीएमसी के पहले ही साल सामने आई हैं। और आखिर में जाते जाते चेयरमैन पेमरा सलीम बेग अभी भी अपने ओहदे पर मौजूद हैं, और आज उनकी इस गैर कानूनी तैनाती के खिलाफ एहतजाज किया गया कौमी असम्बली के बाहर। PFUJ और जो दीगर सहाफ़ी हज़रात थे उन्होंने उसमें शिरकत की और बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कि हुकूमत इस पर फौरी एक्शन ले, वरना अप्रैल में लॉन्ग मार्च भी इस पेमरा के ख़िलाफ़ हो सकता है, चूँकि पेमरा चेयरमैन सलीम बेग के जो फैसले हैं उनकी जानिब से चैनल्स की आवाज़ को और ख़ास तौर पर बोल की आवाज़ को बंद करने की कोशिश रही है। इस कोशिश को रुकना चाहिए, और उनकी तैनाती गैर कानूनी है उसको भी अब ख़त्म होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।